अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वैस मंगलवाला। आजकल पाकिस्तान में क्या हो रहा है, कुछ बातें आपके सामने गोशगुजार करनी है। वैसे तो हर तरफ ही हंगामा है, हलचल है। अदालतों की तरफ देखें तो अदालतों में भी हलचल है। बहुत सारे जजेस खत लिख रहे हैं, चीफ जस्टिस साहब की तरफ खत जा रहा है, उनका अपना मौकफ है। केसेस चल रहे हैं, केसेस में जमानतें हो रही हैं, जजेस जो है वो एक दूसरे के सामने खड़े हुए हैं। लेकिन इस बारे में हम अगर कोई बात करेंगे तो ये खतरनाक हो जाएगा, तो इसीलिए खतरनाक बातें हमें नहीं करनी है भाई। हम चाहते हैं कि आप हमसे जो है वो बातें हम आपसे बातें करते रहे और बातें जो है वो हमारी होती रहे, क्योंकि भाई आजकल कवानीन भी आ गए हैं कि अगर आपने कोई बात की ऐसी वैसी तो फिर उन कवानीन के तहत आपको बंद कर दिया जाएगा, आपकी जो जुबान है उस पर ताला लगा दिया जाएगा। तो सिर्फ हम आपको इशारों के नामे में बताएंगे कि भाई हो क्या रहा है। तो अब देखें बुनियादी तौर पर होता क्या है। आइन में पार्लियामान को मुल्क के तमाम इदारों पर फौकियत दी गई है, ये तो हम सब जानते हैं। और अदलिया जो है वो बुनियादी तौर पर जो पार्लियामान है उसके बनाए हुए कवानीन और आइन की तशरीह करती है। अब अगर ये दोनों लड़ेंगे आपस में तो नुकसान किसका होगा? ये जमहूरियत का नुकसान होगा, ये नुकसान होगा अवाम का। अब इस हवाले से बहुत कुछ पाकिस्तान में हुआ है, बहुत कुछ पाकिस्तान में होता आया है। जजेस ने क्या क्या किया, किस तरीके से मुंतखब वज़ीर आज़म को घर भेजा, फांसियां चढ़ाई, बहुत सारी बातें हुई। ये सारी बातें पाकिस्तान की जो अदालती तारीख है उसका हिस्सा है, और इन पर अगर मैं बात करूंगा तो फिर बात बहुत दूर तक चली जाएगी, तो इसीलिए दूर तक बात को नहीं लेके जाते। हम जानते हैं कि आपको ये सारी चीजें पता है। अच्छा, अब कुछ और फिगर्स आए इकोनॉमी के हवाले से, बड़े इंटरेस्टिंग कुछ फिगर्स सामने आए हैं। SIFC बनाई गई थी कि पाकिस्तान की मीशत को बेहतर करेगी, और हुकूमत और SIFC की जो कोशिशें हैं तो वो कुछ फिगर्स दे रहे हैं, और ये फिगर्स जो हैं वो ये कहते हैं कि जी इन फिगर्स को अगर आप देखें तो पता चलेगा कि पाकिस्तान में जो माशी जो सूरत हाल है वो बेहतर हो रही है। अब मैं आपको बताता हूं फिगर्स क्या है, किस तरीके से दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान की माशी सूरत हाल बेहतर हो रही है। एक तो ये कि एशियाई जो तरक्की बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, IMF और मूडीज, उन्होंने ये कहा है कि जी पाकिस्तान की जो मईशत है वो गुज़िश्ता चंद महीनों से बेहतरी की जानिब गामजन है। तो कुछ तो उनकी तरफ से दावा आ जाता है। फिर सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब इमारात और कतर की सरमायाकारी होने की बातें हो रही हैं। टारगेट रखा गया है तकरीबन $100 अरब का, तो ये एक बहुत बड़ा टारगेट है। अगर ये टारगेट अचीव हो तो बहुत अच्छी बात है। फिर पाकिस्तान की जो ज़र मुबादला है उनके ज़खायर पहुंच गए हैं $10 अरब तक, विच इज पॉजिटिव। एक्सपोर्ट्स में 9% इजाफा हुआ है, और महंगाई के बारे में नंबर्स ये कह रहे हैं कि 38% से महंगाई जो है वो 21% पर आ गई है, विच इज पॉजिटिव फिगर एक्चुअली। फिर उसके बाद बैरून मुल्क जो तरसीलात हैं उनकी मद में $21 अरब पाकिस्तान आए हैं। स्टॉक मार्केट 75,000 से ऊपर चली गई है, और IT सेक्टर, अगर हम सिर्फ मार्च की बात करें तो मार्च में IT सेक्टर जो है उसमें $306 मिलियन की रिकॉर्ड बरामद हो गई। अनदर वेरी गुड फिगर, और इसके ऊपर काफी ज्यादा हम तवज्जो दे सकते हैं, इसको हम काफी आगे लेके जा सकते हैं। तिजारती खजारा जो है वो 18% से कम हुआ है। करंट अकाउंट जो खसारा है वो 49 करोड़ सरप्लस हुआ है। नॉन फाइलर्स को टैक्स नेट में लाने के लिए बहुत सारे इकदाम किए जा रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत जरूरी है, क्योंकि नॉन फाइलर्स जो है उनका एक बहुत बड़ा नंबर है पाकिस्तान में। और अब टारगेट ये है कि पाकिस्तान की जो माशी तरक्की है उसको 2% से बढ़ाकर 6% तक ले जाने का एक टारगेट बनाया गया है। अच्छा, फिर मार्केट की भी अगर हम सूरत हाल देखें तो कुछ उसमें बेहतरी आई है। चावल जो है वो सस्ता हुआ है, ₹100 किलो के हवाले से उसकी तकरीबन कीमत जो है वो कम हुई है। गैस सिलेंडर 3500 का था, वो तकरीबन ₹2500 का हो गया है। बैरून मुल्क से मोबाइल लाने पर जो टैक्स है वो खत्म कर दिया गया है। रोटी सस्ती हो गई है, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट एक मामला है। फिर पाकिस्तान रेलवे ने टिकट सस्ते कर दिए हैं। सीमेंट, सरिया, बजरी, रेत, इन तमाम चीज़ों के भी प्राइसेस में कमी आई है, विच इज़ गुड। फिर डॉलर जो है वो काफ़ी अरसे से मुस्तहकम है, और उसकी जो रुपए की जो कदर है उसमें काफ़ी अरसे से एक स्टेबिलिटी है, तो ये बड़ी पॉजिटिव बात है। और ये चीज़ें ज़रूरी हैं, इससे पाकिस्तान की इकोनॉमी पर ज़रूर फ़र्क पड़ता है। अच्छा, फिर दूसरी तरफ एक और मुकाबला है, वो मुकाबला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान का और इस्टेब्लिशमेंट का। अब रियासत के जो बड़े हैं बहुत सारे, और इस्टेब्लिशमेंट के बड़े बड़े ज़ोमा जो हैं वो ये समझते हैं कि इमरान खान रियासत पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरनाक शख्स इस वक्त जो है वो सबसे बड़ा खतरा वो इमरान खान ही है। और इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट बुनियादी तौर पर यह कह रही है कि अगर इमरान खान को और उसके कल्ट को खत्म ना किया गया तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है। लेकिन इमरान खान इस वक्त जेल में है, और बिल्कुल एक आनी चट्टान की तरह वो इस्टेब्लिशमेंट के सामने खड़े हुए हैं। और इससे पहले हमने कभी नहीं देखा कि इस तरह का कोई मामला हुआ हो कि कोई लीडर इतना ज्यादा जो है वो फोर्सफुली और इतना ज्यादा स्ट्रेंथ से
اسٹیبلشمنٹ کے سامنے کھڑا ہوا ہو۔ اچھا، اب عمران خان صاحب جب تشریف لائے تھے حکومت میں تو ان کا منصوبہ تو یہ تھا کہ وہ 10 سال تک حکومت کریں گے، اور وہ سمجھتے تھے کہ 10 سال تک ان کے پاس ٹائم ہے، لیکن اب ظاہر ہے انتخابات پر جو تشویش ہے وہ تو سب کو ہی ہے، 2018 کے انتخابات پر بھی ہے، 2024 کے انتخابات پر بھی ہے، اور بلاول بھٹو زرداری جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں، انہوں نے اسی انتخابات کی وجہ سے ان کو کہا تھا کہ جی یہ سلیکٹڈ عمران خان صاحب جو ہیں وہ سلیکٹڈ وزیر اعظم ہے۔ لیکن آج وقت کا پہیہ ذرا الٹا چل رہا ہے، آج خان صاحب جو ہیں وہ جیل میں ہیں۔ 9 مئی کو کیا ہوا یہ سب جانتے ہیں، اس 9 مئی کے حوالے سے اب جو کیسز ہیں وہ سب کے سامنے چلنے چاہیے۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، یہ کیسز سب کے سامنے چلنے چاہیے، پاکستان کی ساری عوام کو پتہ چلنا چاہیے، لائیو براڈ کاسٹ ہونی چاہیے ان کیسز کی، اور سب کو پتہ چلنا چاہیے کہ کون مجرم ہے اور اس نے کیا کیا ہے، کیونکہ یہ پاکستان کی سالمیت کی بات ہے اور اس پر کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں کیا جانا چاہیے۔ اچھا، اب جو اسٹیبلشمنٹ کا جو موقف ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی 9 مئی جو ہے وہ ایک بغاوت ہے، اور 9 مئی کے حوالے سے عمران خان پر اور ان کے ساتھیوں پر کسی قسم کی کوئی نرمی نہیں کی جائے گی، اور اس جرم کو ان کے مطابق جو یہ جرم ہے بغاوت کا جرم، اس کو کبھی بھی نہیں بلایا جا سکتا۔ اور کور کمانڈر لاہور اور 2 جو متعلقہ جی او سیز تھا ان کا کیریئر ختم ہوا، کرنل اور بریگیڈیئر رینک کے کئی لوگ فارغ کیے گئے آرمی سے، تو اس وقت اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب کو اس معاملے میں کسی قسم کا کوئی ڈسکاؤنٹ دینے کو تیار نہیں ہے۔ اور یہ جو 9 مئی کا واقعہ ہے یہ کافی عرصے تک پیچھا کرتا رہے گا پاکستان تحریک انصاف کا، بلکہ پاکستان تحریک انصاف کی سیاست کو جیسے دنیا کی تاریخ کو پری 9/11 اور پوسٹ 9/11 تقسیم کیا جاتا ہے، بالکل ایسے ہی پاکستان تحریک انصاف کی جو سیاست ہے اس کو بھی پری 9 میں اور پوسٹ 9 میں تقسیم کیا جائے گا۔ اب دیکھیں، بنیادی چیز یہی ہے کہ اس مقدمے کا فیصلہ ہونا چاہیے، اور اس مقدمے کا فیصلہ سب کے سامنے ہونا چاہیے، 2 ٹوک ہونا چاہیے، تاکہ عوام کو پتہ چلے کہ پاکستان کا مخلص کون ہے اور پاکستان کا دشمن کون ہے۔ یہ جو بھی بنیادی بات ہے یہ سب کے سامنے آنی چاہیے، اور آپ کا بھی اس بارے میں جو موقف ہے یہ آپ کامنٹس میں ضرور لکھیے کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ اس وقت عمران خان کی پوزیشن کیا ہے، اور معاشی پوزیشن کیا ہے پاکستان کی، معاشی جو اشاریے ہیں کیا واقعی ایسا ہے پاکستان میں معاشی صورتحال بہتر ہو رہی ہے، مہنگائی میں کمی آ رہی ہے؟ آپ اپنے کامنٹس میں لکھ سکتے ہیں۔ اور عمران خان بمقابلہ اسٹیبلشمنٹ یہ میچ کون جیتے گا، اس بارے میں بھی اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے کامنٹس میں۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات کریں گے، اللہ حافظ۔